नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज यूक्रेन युद्ध में रूस ने नेटो पर हमला कर दिया। इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले पाकिस्तान के लाहौर में संग्राम छिड़ गया। किम जोंग उन से मिल रही धमकियों के बीच दक्षिण कोरिया में परमाणु बम बनाने की मांग उठ गई और संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान 2024 के लिए ताल ठोक रहा विपक्ष पूरी तरह बिखरा नजर आया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खबर है कि पुतिन ने नेटो पर हमला कर दिया है। रूस ने नेटो के एक ठिकाने पर मिसाइल अटैक किया है और उस खतरनाक हमले में नेटो के 40 सैनिक मारे जाने का दावा है। कहा जा रहा है कि यह हमला पश्चिमी यूक्रेन के लवीव शहर के पास एक बंकर पर हुआ और रूस का मानना है कि वो बंकर नेटो का एक बेहद अहम कमांड सेंटर था। ऐसे में अगर यह खबर सही है तो रूस और यूक्रेन की जंग से जुड़ा यह बेहद सनसनीखेज दावा है और पूरी दुनिया के लिए खतरे का सायरन है, क्योंकि अब तक भले ही रूस और नेटो ने एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई है, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे से सीधे भिड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से चलने वाली कैन्स न्यूज एजेंसी की एक वेबसाइट ने दावा किया कि जो युद्ध के 1 साल में नहीं हुआ वो आखिरकार हो गया है और पुतिन ने अपनी सेना को नेटो से हिसाब बराबर करने का ऑर्डर दे दिया। नेटो पर हमले का दावा बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसका मतलब है पुतिन का सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती देना। उसका मतलब है ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे नेटो के 30 देशों को जंग में उतरने का अल्टीमेटम देना। साफ साफ कहें तो थर्ड वर्ल्ड वॉर। ऑस्ट्रेलिया से चलने वाली कैन्स न्यूज वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रूस की सेना ने 80 मीटर गहरे अंडरग्राउंड बंकर को निशाना बनाया, क्योंकि वो कोई आम बंकर नहीं था, बल्कि रूस का मानना है कि वो नेटो का कमांड सेंटर था, जो कि एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टमों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। इसलिए दावा किया गया कि रूस ने उस बंकर पर अपनी मिसाइल छोड़ दी, लेकिन कोई मामूली मिसाइल नहीं, बल्कि रूस ने परमाणु बम दागने वाली अपनी हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से नेटो पर अटैक किया। क्योंकि किंजल रूस की वो मिसाइल है जो पुतिन के 6 ब्रह्मास्त्र में एक मानी जाती है। रूस कहता है कि उसकी किंजल मिसाइल आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेजी से उड़ती है। हवा में आवाज की स्पीड लगभग 1234 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उस हिसाब से रूस की किंजल मिसाइल करीब 12,350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। इसी वजह से किंजल मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। ऊपर से वो भारी भरकम परमाणु बम भी दाग सकती है। यही वजह है कि वो अंडरग्राउंड बंकर जैसे किलेबंद ठिकानों को भी तबाह कर सकती है। इसलिए रूस ने नेटो को टारगेट करने के लिए किंजल मिसाइल को अपना हथियार बनाया और नेटो के कमांड सेंटर पर उसे फोड़ दिया। कैन्स न्यूज वेबसाइट ने दावा किया कि रूस ने नेटो पर यह हमला पश्चिमी यूक्रेन के लुवोव शहर के पास किया। यूक्रेन के लवीव शहर को पोलैंड में लुवोव कहा जाता है, क्योंकि पहले वो पोलैंड का ही हिस्सा था। लवीव शहर से पोलैंड बॉर्डर की दूरी करीब 80 किलोमीटर है और पोलैंड एक नेटो देश है। बताया गया कि रूस के हमले के वक्त नेटो के बंकर में उसके लगभग 300 सैनिक मौजूद थे, जिनमें 40 मारे गए। यानी पुतिन ने नेटो को ठिकाने लगाने की ठान ली है, क्योंकि रूस शुरुआत से ही नेटो पर यूक्रेन को भड़काने और जंग करवाने का आरोप लगाता रहा है। लेकिन यूक्रेन अगर अब तक रूस के सामने खड़ा है तो उसकी वजह नेटो देशों से मिल रही मदद ही है। हालांकि अहम बात यह कि यह हमला आज, कल या परसों नहीं, बल्कि कम से कम 13 दिन पहले हुआ। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने इतनी बड़ी खबर पर चुप्पी साध रखी है। यहां तक कि रूस ने भी कोई बयान जारी नहीं किया और नेटो, अमेरिका और यूक्रेन को तो जैसे सांप सूख गया। दोनों तरफ से कोई भी इस खबर की पुष्टि करने को तैयार नहीं। अब ये भी हो सकता है कि रूस और नेटो जानबूझकर अपनी जुबानों पर ताले मारकर बैठे हों, क्योंकि अगर ये खबर सही है तो नेटो की इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती। ऐसे में उसका चुप रहना लाजमी है। वहीं रूस की चुप्पी उसकी रणनीति भी हो सकती है। इस बीच बेलारूस के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने रूस की राजधानी मॉस्को में फिर 5 जगहों पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। इस खबर के सामने आने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि पुतिन को कहीं मॉस्को में यूक्रेन के हमले का डर तो नहीं सता रहा है, क्योंकि जब से पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला है, रूस के कई शहरों को भी निशाना बनाया गया है। वहां के बेलग्राद में तो कई बार इतने भीषण धमाके हुए कि पूरा रूस ही दहल गया। यूक्रेन की सीमा से महज 50 किलोमीटर दूर मौजूद रूस के बेलग्राद शहर में तेल डिपो और हथियारों के गोदाम पर वार किया गया था, क्योंकि पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके में हमला बोलकर एक छोटे पावर स्टेशन को उड़ा दिया गया था। कहा जा रहा है कि रूस के कई शहरों पर हुए हमलों के पीछे यूक्रेन का ही हाथ था, जिसके बाद पुतिन को राजधानी मॉस्को पर भी खतरा मंडराता नजर आया, जिसे सुरक्षित करने के लिए उन्होंने वहां एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने शुरू कर दिए। और अब खबर है कि उन्होंने मॉस्को में एक साथ 5 जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। इससे पहले पुतिन कुल 7 एयर डिफेंस सिस्टम मॉस्को के अलग अलग इलाकों में तैनात कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें मॉस्को पर हमले का डर सताने लगा था। फरवरी के महीने में ही रूस के एक ऐसे शहर पर वार हुआ था जो मॉस्को के बेहद करीब था। तब ड्रोन से रूस के कोलोमना शहर पर हमला किया गया था। हालांकि ड्रोन हमले से पहले ही गिरकर नष्ट हो गया था।
लेकिन कोलोमना शहर तक ड्रोन के पहुंच जाने ने पुतिन की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि कोलोमना शहर रूस की राजधानी मॉस्को से बस 109 किलोमीटर दूर है और राजधानी के इतने पास दुश्मन का ड्रोन आने से पुतिन की नींद उड़ गई। वो पहले ही अपने घर को सुरक्षित करने के लिए डिफेंस सिस्टम तैनात कर चुके थे, जबकि उन्होंने मॉस्को के दूसरे हिस्सों में 6 और डिफेंस सिस्टम सुरक्षा के लिए मैदान में उतार दिए थे, ताकि आसमान से होने वाले किसी भी हमले को नाकाम किया जा सके। लेकिन मॉस्को के इतने करीब ड्रोन पहुंचने के बाद वो फिर वहां की तगड़ी किलेबंदी में जुट गए। उन्होंने वहां ऐसी तैयारी शुरू कर दी जैसे मॉस्को पर कोई बड़ा हमला होने वाला हो, क्योंकि इस बार पुतिन ने मॉस्को में एक साथ 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए, जिनमें 2 S-400 मॉस्को के उत्तर और उत्तर पूर्व हिस्से में लगाए गए, जबकि 2 मॉस्को के पूर्व और 1 को दक्षिण पूर्व में तैनात किया गया। मतलब यह कि पुतिन ने मॉस्को के चारों दिशाओं में डिफेंस सिस्टम की दीवार खड़ी कर दी। इसके लिए उन्होंने एक बार फिर जमीन से हवा में मार करने वाले S-400 पर भरोसा जताया, क्योंकि ये ड्रोन लड़ाकू विमान, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने की ताकत रखता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि यूक्रेन की सीमा से मॉस्को की दूरी करीब 500 किलोमीटर है। यानी अगर यूक्रेन की सीमा से किसी भी तरह का हमला किया गया तो S-400 मॉस्को से काफी दूर ही उसे नाकाम कर देगा। और इसीलिए मॉस्को में जनवरी के महीने से अब तक 10 से भी ज्यादा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा चुके हैं। लेकिन यूक्रेन के साथ जंग के बीच पुतिन की मॉस्को बचाने की इस तैयारी का रूस में ही विरोध होना शुरू हो गया, क्योंकि उनकी ऐसी तैयारी देखकर मॉस्को में रहने वाले लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि वहां के लोगों में इस बात का डर बैठ गया कि मॉस्को पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इस बीच रूस में पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोग भी पुतिन पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुतिन ने मॉस्को के दक्षिण पूर्व हिस्से में डिफेंस सिस्टम और सेना की तैनाती के लिए मॉस्को नदी के किनारे मौजूद हजारों पेड़ काट दिए। दावा किया गया कि मॉस्को की सुरक्षा के नाम पर करीब 100 हेक्टेयर में फैला जंगल साफ कर दिया गया। खबर के मुताबिक ये जंगल मॉस्को नदी के तट पर करीब 2 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ था। इधर संसद में नाटू नाटू गाने को ऑस्कर मिलने पर चर्चा के दौरान क्षेत्रवाद पर घमासान हो गया। सरकार ने ऑस्कर मिलने को देश के लिए गौरव की बात बताया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जया बच्चन आमने सामने आ गए। और ऐसा तब हुआ जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑस्कर पुरस्कारों में प्रधानमंत्री को क्रेडिट न लेने की नसीहत। उन्होंने इसे दक्षिण भारत की फिल्म बताया। मोस्टली दे कम फ्रॉम साउथ इंडिया। इट इज ग्रेट प्राइड फॉर अस। लेकिन फिल्म को क्षेत्रों में बांटने पर जया बच्चन भड़क गईं। Does not matter whether they're from north, east, south, west. They are Indians. इस चर्चा के दौरान हंसी मजाक का माहौल बना रहा। उधर दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर मिसाइल दाग दी। बताया गया कि इस बार उसने जापान की तरफ 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि उन मिसाइलों के जापानी सरहद में दाखिल होने की पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन इस मिसाइल परीक्षण का सबसे ज्यादा खौफ दक्षिण कोरिया में देखने को मिला, क्योंकि वहां दक्षिण कोरिया की सेना अमेरिका की सेना के साथ एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा ले रही है। उत्तर कोरिया इस ड्रिल को लेकर पहले से ही बौखलाया हुआ है। उसने इसके जवाब में सख्त कार्रवाई की भी धमकी दी थी। ऐसे में किम जोंग उन के मिसाइलें दागते ही दक्षिण कोरिया ने भी अपनी तैयारी तेज करते हुए सेना को अलर्ट रहने को कह दिया और उत्तर कोरिया से लगी सीमा पर निगरानी भी बढ़ा दी गई। दक्षिण कोरिया की सेना ने उत्तर कोरिया पर मिसाइल परीक्षणों के जरिए उकसावे का आरोप लगाया और किम की इन हरकतों को कोरियाई द्वीप की शांति के लिए खतरा बताया। उत्तर कोरिया ने 2 दिन पहले भी एक पनडुब्बी के जरिए 2 क्रूज मिसाइलों के परीक्षण का दावा किया था। हालांकि दक्षिण कोरिया ने साफ कर दिया कि उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च का असर उसके और अमेरिका के बीच जारी मिलिट्री ड्रिल पर नहीं पड़ेगा और ये ड्रिल तय योजना के मुताबिक 23 मार्च तक चलती रहेगी। इधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की धमकियों के बीच दक्षिण कोरिया में परमाणु बम बनाने की मांग उठ गई। ये बात दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल के मेयर ने एक इंटरव्यू के दौरान कही, क्योंकि एक रोज पहले ही किम ने एक बार फिर मिसाइलों का परीक्षण किया और एक पनडुब्बी के जरिए 2 क्रूज मिसाइलें दाग दी। इसके साथ ही किम ने दक्षिण कोरिया के साथ साथ अमेरिका को भी बड़ी धमकी दी। किम ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वो दक्षिण कोरिया से दूरी बना ले, नहीं तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि किम की इन्हीं धमकियों से घबराकर दक्षिण कोरिया में भी परमाणु बम बनाने की मांग शुरू हो गई, ताकि किम की मिसाइलों का जवाब देने की ताकत जुटाई जा सके। फिलहाल दक्षिण कोरिया ने परमाणु हथियारों से दूरी बनाकर रखी है, लेकिन उसके दुश्मन किम जोंग उन हथियारों का जखीरा जमा कर रहे हैं। वो लगातार खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया को डर है कि जल्द ही उनके पास परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलें भी होंगी और इसी वजह से सोल के मेयर ने परमाणु बम बनाने की मांग रखी, क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका है कि आने वाले वक्त में किम उनके देश पर हमला कर सकते हैं। क्योंकि जब से अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ खड़ा हुआ है, किम गुस्से की आग में जल रहे हैं। दोनों की ये मिलिट्री ड्रिल 2018 के बाद की सबसे बड़ी ड्रिल बताई जा रही है, जो 23 मार्च तक चलेगी। कहा जा रहा है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया की ये ड्रिल किम को और चिढ़ा सकती है, जो दक्षिण कोरिया के लिए ही खतरा साबित होगा
और इसी से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया को परमाणु बम से लैस करने की मांग उठ गई। उधर आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। भोपाल में आयोजित एक रैली में यह ऐलान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया और साथ ही चुनाव जीतने की सूरत में उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी मुफ्त बिजली दिए जाने का वादा कर दिया। मध्य प्रदेश एक मौका दे के देखो, आपकी भी बिजली मुफ्त कर देंगे। इस रैली में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर भी कई हमले बोले। इस बीच रूस के मीडिया ने दावा किया कि पूर्वी यूक्रेन में जेलेंस्की की फौज को पछाड़ने के लिए रूसी सेना ने भी ग्लाइड बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया। एक रोज पहले ही यह खबर आई थी कि यूक्रेन ने जंग में पहली बार अमेरिका से मिले स्मार्ट बम से बखमुत में हमला बोला और इसी का जवाब देने के लिए रूस ने भी उससे मिलता जुलता बम जंग में उतार दिया। रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना ने इस बम का इस्तेमाल डोनेस्क के एक इलाके में किया। दावा किया गया कि फैब 500M भी अमेरिका के स्मार्ट बम की तरह ही काम करता है, यानी ये भी अपने दुश्मनों का पता लगाकर उन्हें मार गिराता है और इसके लिए इस बम में ताकतवर पंख लगे होते हैं जो लड़ाकू विमान से छोड़े जाने के बाद इसे अपने टारगेट तक पहुंचाने में मदद करते हैं। रूस के मीडिया ने एक ग्लाइड बम की कई तस्वीरें भी शेयर की जो दागे जाने के बाद फटा नहीं था और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि पूर्वी यूक्रेन में जेलेंस्की की फौज को पछाड़ने के लिए इस बम का इस्तेमाल किया गया। रूस के ग्लाइड बम की ये तस्वीरें तब सामने आईं जब एक रोज पहले ही ये खबर आई कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिला स्मार्ट बम दागा था और उसे बखमूत शहर से महज 20 किलोमीटर दूर कर्दुमिवका इलाके में गिराया। खबर के मुताबिक बखमूत में मौजूद रूसी सैनिकों को दहलाने के लिए ही स्मार्ट बम को वहां दागा गया ताकि इसकी ताकत से घबराकर रूस के जवान हथियार डाल दें, क्योंकि बखमूत शहर में रूसी सेना और यूक्रेन के जवानों के बीच आखिरी जंग छिड़ी हुई है। इसी वजह से जेलेंस्की ने अमेरिका से मिले इस घातक हथियार का दम रूसी सेना को दिखाया। लेकिन अब रूस का मीडिया दावा कर रहा है कि पुतिन के जवान भी स्मार्ट बम की काट लेकर आ गए हैं और अपने इसी फैब 500M हथियार के बल पर वो पूर्वी यूक्रेन में जेलेंस्की की सेना को पछाड़ देंगे। इधर खनन केस में झारखंड के IAS अधिकारी राजीव अरुण एक्का से भी पूछताछ होगी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए उनको समन्स भेजे गए और सुबह रांची के ईडी दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा गया। ईडी के सूत्रों के मुताबिक खनन केस में विशाल चौधरी नाम के आरोपी के ठिकानों से IAS अधिकारी राजीव अरुण एक्का से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले थे, जिसके बाद उनको तलब किया गया। झारखंड बीजेपी ने भी कुछ दिनों पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो एक निजी दफ्तर में कुछ फाइलों पर दस्तखत करते दिखे थे। उधर कंगाल हो चुके पाकिस्तान में बिजली का भारी संकट खड़ा हो गया। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि ट्रांसमिशन केबल में आई तकनीकी खराबी की वजह से वहां के कई बड़े शहरों की बत्ती गुल हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा खराब हालात कराची के बताए जा रहे हैं। खबर है कि ट्रांसमिशन केबल में आई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से शहर का 40% हिस्सा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया है। कई घंटों से बिजली नहीं आने से लोगों ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को कोसना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ रोज पहले ही पाकिस्तान सरकार ने बिजली की कीमत बढ़ाकर 3 गुना कर दी थी। हद तो तब हो गई जब आर्थिक संकट आने पर दूसरे देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कहने पर पाकिस्तान सरकार ने बिजली की हर यूनिट पर करीब 4 पाकिस्तानी रुपए का सरचार्ज भी लगा दिया। हालांकि ये सरचार्ज जुलाई महीने से लागू होगा, जिसकी मार पहले से ही भूख और तंगहाली से जूझ रही जनता पर पड़नी तय है, जबकि पाकिस्तान की जनता की जेब पूरी तरह खाली हो चुकी है और आसमान छूती महंगाई की वजह से लोगों को जरूरी सामान के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। ऊपर से IMF को खुश करने के लिए शहबाज शरीफ अपनी जनता को बिजली का करंट लगाकर मारने पर तुले हैं और माना जा रहा है कि बिजली की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी की सबसे ज्यादा मार कराची के लोगों पर पड़ेगी, क्योंकि कराची में पहले ही बिजली के दाम बढ़ाने का फैसला लिया जा चुका है। अप्रैल से कराची में 6 पाकिस्तानी रुपए प्रति यूनिट की दर से बढ़ोतरी का फैसला हुआ है। इसके अलावा उन्हें हर यूनिट पर करीब 4 पाकिस्तानी रुपए सरचार्ज भी चुकाना होगा और अब तकनीकी खराबी की वजह से कराची शहर की बत्ती गुल भी हो गई, जिससे पूरा शहर ही ठप पड़ गया। वहीं तय हो गया कि कंगाल हो चुके पाकिस्तान का बचना लगभग नामुमकिन है। अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में एक बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के हालात में सुधार आने की संभावना न के बराबर है। बल्कि सबसे बड़ी आफत तो यह है कि जून का महीना खत्म होते ही पाकिस्तान की बची कुची साख भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जून तक पाकिस्तान को $300 करोड़ का कर्ज लौटाना है। ये अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की ऐसी देनदारी है जिसे टाला नहीं जा सकता। मतलब ये कि ये रकम अगर नहीं दी गई तो पाकिस्तान डिफॉल्टर मुल्क हो जाएगा और अभी तक के हालात साफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में जितनी रकम नहीं है उतनी रकम उसे जून तक विदेशी बैंकों को देनी है। मतलब ये कि अगर पाकिस्तान को जल्द कोई कर्ज नहीं मिला तो उसके लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक IMF से भी पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिलना आसान नहीं है।
जबकि पाकिस्तान ने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ज्यादातर शर्तें मान ली हैं। बुरे आर्थिक हालात में फंसे देशों को कर्ज मुहैया कराने वाली संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है। लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक IMF से ज्यादा उम्मीद पाकिस्तान को चीन से करनी चाहिए, क्योंकि चीन ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेनदार है। चीन से लिए कर्ज के कारण ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस कदर बेहाल हुई है। बैंक की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि पाकिस्तान को संकट से निकालने की जिम्मेदारी चीन की ही होनी चाहिए। हालांकि चीन पहले ही हाथ खड़े कर चुका है, बल्कि चीन तो पाकिस्तान पर कर्ज लौटाने के लिए दबाव बना रहा है। इसीलिए ये तय माना जा रहा है कि जून तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब चुकी होगी। हालांकि पाकिस्तान की सरकार को अब भी उम्मीद है कि IMF को वो बहुत जल्द बेल आउट पैकेज के लिए राजी करने में कामयाब हो जाएगी। हालांकि इसकी उम्मीद पाकिस्तान की सरकार के अलावा किसी को भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच और मूडीज ने पाकिस्तान को झटका दे दिया है। इन दोनों ही संस्थाओं को लगता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बुनियाद ही खोखली है। दूसरी तरफ एक एक कर ज्यादातर देशों की कंपनियां पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर समेटने में लगी हैं। सबसे बड़ी मुसीबत तो पाकिस्तान की है कि उसने कुछ भी इम्पोर्ट करने पर बहुत सख्त बंदिशें लगाई हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि विदेशी मुद्रा भंडार को खाली होने से रोका जाए, लेकिन इस चक्कर में वो अपने देश के काम धंधे भी चौपट करता जा रहा है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान की कंगाली की कहानी जून से पहले अपने अंत तक पहुंच सकती है। इस बीच पाकिस्तान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 रोज पहले लाहौर हाईकोर्ट के आदेशों पर तोशाखाना यानी सरकारी खजाने के रिकॉर्ड सार्वजनिक किए गए थे, जिसने पाकिस्तान के तमाम बड़े नेताओं की असलियत से पर्दा उठा दिया। क्योंकि तोशाखाना के रिकॉर्ड से यह साफ हो गया कि पाकिस्तान के नेता सिर्फ पैसों के भूखे हैं, उनका जनता से कोई लेना देना नहीं। खुद को ईमानदार बताने वाले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान विदेशों से मिले 111 गिफ्ट अपने घर ले जा चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने मामूली रकम चुकाई थी। उनकी ही तरह पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ समेत पाकिस्तान के 14 बड़े नेताओं ने सरकारी खजाने में जमा गिफ्ट की जमकर लूट की। इनकी इस करतूत के सामने आने के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में ईमानदारी की मिसाल पेश की। उन्होंने विदेशों से मिले करोड़ों रुपए के तोहफों को लड़कियों की शिक्षा के लिए नीलाम करवा दिया। इसी वजह से न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि वहां के लोग भी नरेंद्र मोदी की जय जयकार कर रहे हैं और अपने नेताओं को उनसे सीख लेने की नसीहत दे रहे हैं। असल में तोशाखाना का मतलब होता है सरकारी खजाना। ये विभाग कैबिनेट डिवीजन के तहत आता है। नियम के मुताबिक पाकिस्तान के नेताओं के अलावा सरकारी अधिकारियों को भी विदेशों से मिलने वाले गिफ्ट सरकारी खजाने में जमा कराने होते हैं। लेकिन वहां के पत्रकार रऊफ क्लासरा का आरोप है कि पाकिस्तान के किसी भी नेता ने ऐसा नहीं किया। अपने वीडियो ब्लॉग में उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के नेता 1990 से ही विदेशों से मिले तोहफों को लूट रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के कई दूसरे पत्रकारों ने भी भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए अपने नेताओं पर भड़ास निकाली। इधर रामनवमी से पहले राम मंदिर निर्माण का उसके ट्रस्ट ने एक वीडियो जारी किया। बताया गया कि मंदिर के पहले हिस्से का 75% काम पूरा हो गया, जिसका वीडियो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया। राम मंदिर के पहले हिस्से में 20 फीट ऊंची दीवारें और 166 पिलर खड़े किए गए। मंदिर के पहले हिस्से का काम 75% तक पूरा हो चुका है। इसी के साथ ही वहां रामनवमी की भी तैयारियां शुरू हो गई। उधर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि विस्फोटक बनाने के मामले में चीन अमेरिका से आगे निकल गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अमेरिका में विस्फोटक का उत्पादन घटा है, जबकि चीन उसे लगातार बढ़ाता रहा है। और अब तो उसने ऐसा विस्फोटक बना लिया है जिसके आगे RDX और HMX जैसे विस्फोटक टिक ही नहीं पाएंगे। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने CL-20 का अपग्रेडेड वर्जन बनाया है, जो RDX और HMX जैसे विस्फोटकों से 40% ज्यादा खतरनाक है, जिसका परीक्षण चीन ने 2011 में ही कर लिया था। यानी चीन ने RDX या यूं कहें कि विस्फोटकों का बाप बना लिया है, जिससे अमेरिकी मीडिया में दहशत है, क्योंकि अगर चीन और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ तो चीन बेझिझक होकर अपने खतरनाक विस्फोटकों का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि CL-20 का इस्तेमाल मिसाइल या रॉकेट में ही किया जाता है और चीन CL-20 की अपग्रेडेड वर्जन का इस्तेमाल अपनी मिसाइलों में कर चुका है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि अगर अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़ी तो चीन अपने खतरनाक विस्फोटक से अमेरिकी हथियारों के जखीरे को 1 हफ्ते में खत्म कर देगा, क्योंकि चीन ने जो नया CL-20 बनाया है वो केमिकल रिएक्टर में तैयार किया जाता है। और अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि 2011 के बाद चीन में इसका प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा है, जबकि अमेरिका हर साल केवल 10 टन CL-20 तैयार कर सकता है। लेकिन जितनी अमेरिका को जरूरत है उस हिसाब से उसे हर साल 1000 टन CL-20 विस्फोटक की जरूरत पड़ेगी।
लेकिन जिस रफ्तार से अमेरिका में CL-20 बन रहा है उसमें उसे 3 से 5 साल लग जाएंगे, जिसकी सबसे बड़ी वजह है विस्फोटक को बनाने के लिए जरूरी 6 केमिकल जिन्हें अमेरिका चीन से मंगवाता है। यानी अमेरिका को दर्द भी चीन देगा और उसकी दवा भी, क्योंकि अगर ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका में झगड़ा हुआ तो चीन अपनी उन मिसाइलों से अमेरिकी हथियारों के कारखाने उड़ाएगा जिनमें CL-20 विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी मीडिया ने इसी वजह से दावा किया कि इन मिसाइलों से अमेरिका के हथियारों का जखीरा 1 हफ्ते में स्वाहा हो जाएगा और बिना हथियारों के अमेरिका के लिए ताइवान की मदद करना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका खुलकर ताइवान का साथ दे रहा है, जिसकी वजह से चीन और ताइवान के बीच तनाव गहरा होता जा रहा है। और अब तो अमेरिका के दोस्त देश भी ताइवान की मदद कर रहे हैं, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है, जो ताइवान की पनडुब्बी बनाने में सहायता कर रहा है, जिसकी वजह से चीन भड़का हुआ। उसने खुलकर उसे धमकी भी दी और 2 टूक बोल दिया कि इससे शांति बिगड़ सकती है, क्योंकि कहने को तो ताइवान स्वदेशी पनडुब्बी बना रहा है, लेकिन ब्रिटेन चीन के टक्कर की तकनीक बनाने में उसकी मदद कर रहा है। यही नहीं, ताइवान की कोशिश है कि वो चारों दिशाओं से चीन को रोकने के लिए समंदर में एक ऐसा किला बना ले जिसे चीन के हथियार भेद ही न पाए, और इसी वजह से चीन का पारा चढ़ गया, क्योंकि खबर है कि चीन ने अमेरिकी हथियारों के कारखानों और सैन्य अड्डों पर नजर रखनी शुरू कर दी है, जिनमें प्रशांत महासागर में बना पर्ल हार्बर सैन्य अड्डा भी शामिल है। और खबर आई कि चीन ने उसकी जासूसी करवाई है। गुआम बेस पर भी चीन की नजर है, क्योंकि ये दोनों केवल अमेरिका के सैन्य अड्डे नहीं बल्कि वो जगह हैं जहां अमेरिका के हथियारों का खजाना है। सबसे बड़ी बात यह कि ये चीन की मिसाइलों की रेंज में आते हैं, यानी यूक्रेन जंग में व्यस्त अमेरिका के सैन्य अड्डे खतरे में हैं और उन्हें बचाने के लिए अमेरिका को विस्फोटकों का उत्पादन बढ़ाना होगा, वरना चीन वो करेगा जिससे दुनिया के सामने अमेरिका की नाक कट जाएगी। इस बीच चीन को बचाने के लिए ऑकस देशों ने परमाणु पनडुब्बियों वाला प्लान तैयार कर दिया। ऑकस 3 देशों का संगठन है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके शामिल हैं, जिनमें चीन को रोकने के लिए डील हुई, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया 8 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने वाला है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने पानी की तरह पैसा बहाया। फ्रांस के संग होने वाली पनडुब्बी की डील रद्द की और इतने पापड़ ऑस्ट्रेलिया ने केवल चीन की चालबाजियों को फेल करने के लिए बेले और अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से 8 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का प्लान बनाया, जिनमें 3 उसे 2030 तक मिल जाएंगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन एक नई तरह की पनडुब्बी भी बनाने वाले हैं, जो दोनों देशों की नौसेना का हिस्सा बनेंगी। खास बात यह कि SSN ऑकस नाम की इस पनडुब्बी का डिजाइन ब्रिटिश होगा और तकनीक अमेरिकी, यानी चीन को चित करने के लिए ऑकस देशों की तिकड़ी एक ऐसी खिचड़ी पका रही है जो चीन पर जहरीला वार करेगी और समंदर में राज करने का चीन का सपना बीच में लटका देगी। इधर ईडी ने UAE के बड़े कारोबारी और लुलु ग्रुप के मालिक MA यूसुफ अली को समन्स भेजे। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें 16 मार्च को बुलाया। ईडी के सूत्रों के मुताबिक लुलु ग्रुप के मालिक पर आरोप है कि उन्होंने लाइफ मिशन स्कीम की आड़ में अवैध तरीके से करीब 300 करोड़ रुपए विदेश भेजे। 2018 में केरल में आई बाढ़ के वक्त वहां के लोगों की मदद के लिए लाइफ मिशन स्कीम के तहत विदेशों से फंड जुटाया गया था। आरोप है कि उसी दौरान करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। उधर पश्चिमी मीडिया ने रूस के एक विपक्षी नेता ग्रिगोरी येवलांस्की के हवाले से ये दावा किया कि जंग में पुतिन कभी भी परमाणु बम गिरा सकते हैं। मतलब पिछले कई महीनों से पुतिन यूक्रेन और पश्चिमी देशों को सिर्फ डराने के लिए एटम बम गिराने की धमकी नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो ऐसा कर भी सकते हैं, क्योंकि पुतिन के लाख मना करने के बाद भी अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, जिनकी बदौलत जेलेंस्की के सैनिक न सिर्फ जोरदार पलटवार कर रहे हैं बल्कि रूसी सेना को काफी नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। पुतिन का आरोप है कि पश्चिमी देश जेलेंस्की को हथियार देकर जंग की आग में घी डाल रहे हैं और इसी वजह से वो कई बार अमेरिका और ब्रिटेन को परमाणु हमले की धमकी तक दे चुके हैं। हालांकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि पुतिन सिर्फ डराने के लिए ऐसी धमकियां दे रहे हैं, लेकिन अब रूस के एक विपक्षी नेता ग्रिगोरी येवलांस्की का कहना है कि पुतिन सच में परमाणु बम गिरा सकते हैं। और इसी बात ने अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों की नींद उड़ा दी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलसने से कोई नहीं बचा पाएगा और पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक ने पुतिन के आलोचक ग्रिगोरी येवलांस्की के हवाले से दावा किया कि अगर जेलेंस्की ने क्राइमिया को फिर से हासिल करने की कोशिश की तो रूस यूक्रेन पर एटम बम फोड़ देगा। पिछले महीने ही ये खबर आई थी कि अमेरिका क्राइमिया को पुतिन से छीनने के लिए यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई करेगा और दावा है कि इसकी भनक लगते ही पुतिन ने अपनी परमाणु मिसाइलों को हमले के लिए तैयार कर दिया था। इसी वजह से ग्रिगोरी येवलांस्की ये दावा कर रहे हैं कि उनकी परमाणु धमकियों को हल्के में लेना पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। इधर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान रोका गया 18 महीनों का महंगाई भत्ता नहीं देने का फैसला किया,
जिसकी जानकारी लोकसभा में सरकार की तरफ से दी गई। सरकार ने यह भी बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता काटकर 34,402 करोड़ रुपए बचाए गए हैं, जिसका इस्तेमाल कोरोना महामारी से उबरने में किया गया है। इस वक्त केंद्रीय कर्मचारियों को 38% महंगाई भत्ता मिलता है। पिछले साल सितंबर में सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी। इस बीच खबर है कि हिंद महासागर के इलाके में भारतीय नौसेना चीन को करारा जवाब देने की तैयारी में है। चीनी नौसेना की घुसपैठ को रोकने के लिए 200 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती की जाएगी, जो पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखती है। जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना ने 200 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें खरीदने की एक डील की है, जो हिंद महासागर में तैनात भारतीय नौसेना के जहाजों की ताकत बढ़ाएंगी, ताकि इस इलाके में लगातार बढ़ती चीन की घुसपैठ का जवाब दिया जा सके। और इसके लिए नौसेना ब्रह्मोस के आधुनिक वर्जन को खरीदना चाहती है, जिसकी रेंज में कुछ दिन पहले ही इजाफा किया गया है। DRDO के मुताबिक अब ये मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है, जबकि पहले इसकी रेंज 290 किलोमीटर थी। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल डील पर नौसेना करीब 20,000 करोड़ की बड़ी रकम खर्च करने वाली है, ताकि समंदर में चीन की चालबाजियों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इधर इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस से निपटने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों ने तैयारियां तेज कर दी, ताकि किसी भी सूरत में H3N2 वायरस से संक्रमित मरीजों को बढ़ने से रोका जा सके। सरकार अलर्ट पर है और इसी के चलते लोकनायक हॉस्पिटल में करीब 20 बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। दिल्ली के अलावा लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल और पटना एम्स में भी इस वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए बेड रिजर्व कर दिए गए। उधर जहर दिए जाने की खबरों के बीच चेचन कमांडर रमजान कादिरोव रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ नजर आए। दोनों की ये मुलाकात मॉस्को में हुई और इस बैठक के दौरान कादिरोव के हाथों में काले रंग की एक फाइल दिखी, जिसमें रखे कागज को निकालकर उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के सामने पढ़ा और युद्ध में जीत का भरोसा दिया। В зоне СВО успешно несут службу бойцы Чеченской Республики. जवाब में पुतिन ने भी कादिरोव और उनके लड़ाकों की तारीफ की। Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО и передайте им. दोनों की ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब पश्चिमी मीडिया में कादिरोव को जहर दिए जाने का दावा किया गया, जिससे उनकी किडनी तक खराब हो गई। दावा तो यह तक किया गया कि उन्होंने रूस के डॉक्टरों से अपना इलाज तक नहीं कराया और UAE के एक डॉक्टर से अपनी किडनी की जांच करवाई थी। फिर उसी डॉक्टर ने उनका पहले UAE और बाद में चेचनिया आकर इलाज किया था, क्योंकि पश्चिमी मीडिया में यह दावा था कि रूस के डॉक्टरों से कादिरोव का भरोसा उठ चुका है। ऐसे में उन्हें डर था कि इलाज की आड़ में उनकी हत्या हो सकती है। लेकिन इन्हीं दावों के बीच वो पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंच गए और यूक्रेन युद्ध की रणनीति पर चर्चा करके सबको हैरान कर दिया। जंग की शुरुआत से ही कादिरोव और उनके लड़ाके पुतिन के समर्थन में पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। इधर फसलों के मुआवजे समेत कई मांगों पर महाराष्ट्र के नासिक से सैकड़ों किसानों ने मुंबई की तरफ कूच कर दिया। हाल ही में महाराष्ट्र के कई इलाकों में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था और उस नुकसान की भरपाई के अलावा कर्ज माफी, बिजली बिल की माफी और फसलों के सही दाम दिए जाने समेत कई मांगों पर इन किसानों ने पैदल मार्च शुरू कर दिया। बताया गया कि नासिक से मुंबई की तरफ कूच करने वाले किसानों की तादाद 15,000 से भी ज्यादा है। इस बीच खबर है कि बहुत जल्द महाराष्ट्र सरकार इस मोर्चे के किसान नेताओं से बात कर सकती है। उधर ईरान की तरफ से जारी की गई कुछ तस्वीरें अमेरिका की नई टेंशन का कारण बन गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी ये तस्वीरें ईरान के नए ड्रोन शाहिद 191 की हैं, जो ईरान का सबसे ताकतवर ड्रोन है। लेकिन ईरान का ये ड्रोन अमेरिका के लिए बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि इसे अमेरिका के ड्रोन RQ-170 की नकल बताया जा रहा है। ईरान ने 2013 में अमेरिका का ये ड्रोन एक ऑपरेशन के दौरान सीज कर लिया था। माना जा रहा है कि सीज किए गए अमेरिका के ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग की गई, मतलब उसे खोलकर उसके पुर्जे, उसका डिजाइन और उसकी तकनीक को देखा गया। फिर हूबहू उसके जैसा दिखने वाला एक नया ड्रोन तैयार करने में ईरान को कामयाबी मिल गई, जिसे शाहिद 191 का नाम दिया गया। सबसे बड़ी बात यह कि RQ-170 और शाहिद 191 में कौन बेहतर या ज्यादा ताकतवर है, ये अमेरिका खुद भी नहीं बता सकता। इसीलिए अमेरिका परेशान है। सेना के इस्तेमाल वाले खतरनाक ड्रोन बनाने में कुछ साल पहले तक अमेरिका खुद को वर्ल्ड लीडर मानता था, लेकिन ईरान ने शाहिद और फतेह सीरीज के ड्रोन बनाकर उसका ये गुमान तोड़ दिया। फिर RQ-170 की नकल तैयार करके अमेरिका का आत्मविश्वास भी तोड़ने का काम कर दिया। ऊपर से जो तस्वीरें शाहिद 191 की जारी की गई, उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। इन तस्वीरों में एक खुली गाड़ी पर ड्रोन रखा हुआ दिखाया गया। मतलब यह कि इस ड्रोन के लिए कोई अलग लॉन्चर लगाने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी गाड़ी की छत पर इसका मोबाइल लॉन्चर लगाया जा सकता है, जिसका सीधा मतलब यह कि इस ड्रोन को किसी भी ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊपर से इसकी जो खासियत बताई जा रही है वो भी हैरान करने वाली है। ये ड्रोन बम से लेकर मिसाइल तक ले जाने में बेजोड़ बताया जा रहा है। मतलब ये कि जो खासियत इस ड्रोन की बताई जा रही है वो सही है, ये तो ये किसी भी जंग को रुख बदल सकता है।
शाहिद सीरीज के बाकी ड्रोन पहले से यूक्रेन की जंग में अपना दम दिखा चुके हैं और अब अगर यह ड्रोन भी रूस की फौज के हाथ में पहुंच गया तो यूक्रेन को बड़ा झटका लगेगा। दावा यह है कि यह ड्रोन 1500 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है। जमीन से 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह उड़ान भर सकता है। इसके अलावा यह अपने साथ 2 मिसाइल और 100 किलो वजन तक के बम ले जा सकता है। लगातार 4.5 घंटे तक ये ड्रोन हवा में रह सकता है। इसीलिए इस ड्रोन की खबर ने अमेरिका में भी हड़कंप मचा दिया और यूक्रेन में भी हंगामा मचा दिया। इधर टीएमसी ने अपनी युवा इकाई के 2 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। इन दोनों नेताओं पर परीक्षा भर्ती घोटाले में शामिल होने का आरोप है और कुंतल घोष और शांतनु बनर्जी नाम के इन दोनों नेताओं को परीक्षा भर्ती घोटाला मामले में ईडी गिरफ्तार भी कर चुकी है। अब टीएमसी ने भी अपनी युवा इकाई के इन दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उधर खबर है कि चीन से तनाव और यूक्रेन में जारी जंग के बीच न अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स 1 को बदलने की तैयारी तेज हो गई। कई आधुनिक सुविधाओं से लैस होने वाले उनके नए विमान के बाहरी डिजाइन पर सहमति बन गई और अगले 4 साल में अमेरिकी राष्ट्रपति अपने नए विमान में उड़ान भरेंगे। अभी वो जिस विमान का इस्तेमाल करते हैं उस एयरफोर्स 1 को उड़ता किला कहा जाता है क्योंकि इस विमान पर किसी भी तरह के हमले का असर नहीं होता। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि एयरफोर्स 1 पर परमाणु हमले का भी असर नहीं होगा। लेकिन पहले से ही बेहद ताकतवर एयरफोर्स 1 में अब और खास बदलाव किए जा रहे हैं। खबर के मुताबिक विमान के बाहरी डिजाइन पर सहमति बन गई है और राष्ट्रपति बाइडेन ने इसे पहले की तरह नीले और सफेद रंग में ही रखने का फैसला किया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप इसमें लाल रंग भी जोड़ना चाहते थे। लेकिन बाइडेन ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलट दिया और एयरफोर्स 1 को बाहर से वैसा ही बनाने का आदेश दिया जैसा वो अभी है। हालांकि अंदर से एयरफोर्स 1 में कई बदलाव किए जाने की खबर है। नया एयरफोर्स 1 VC-25B वर्तमान में एयरफोर्स 1 के रूप में तैनात VC-25A की जगह लेगा। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान को और ताकतवर बनाने के लिए उसे ज्यादा आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम और सेल्फ डिफेंस सिस्टम से लैस किया जाएगा। एयरफोर्स 1 का पहला अपडेटेड विमान 2027 में और दूसरा 2028 में मिलने की संभावना है। इधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में योगी सरकार रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ करवाएगी। इस दौरान पूरे 9 दिनों तक सभी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाए जाएंगे, जिसके लिए यूपी सरकार हर जिले को 1-1 लाख रुपए मुहैया कराएगी। रामनवमी पर अखंड पाठ के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए। इस बीच बहरीन में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बैठक में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले पाकिस्तान को भारत ने जमकर लताड़ लगाई। 146वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बैठक में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिस पर भारत ने पाकिस्तान को वहीं का वहीं जवाब दिया और जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को ऐसी लताड़ लगाई कि दुनिया देखती रह गई। IPU यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एक ऐसा संगठन है जिसमें अलग अलग देशों के सांसद हिस्सा लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने IPU का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए करना चाहा। IPU में पहले बोलते हुए पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने जम्मू कश्मीर का जिक्र कर डाला, जिसके बाद भारत के सांसद सस्मित पात्रा ने बिना देर किए राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। Jammu and Kashmir, which is an integral part of India, it was an integral part of India, it will always remain an integral part of India. सस्मित पात्रा BJD के सांसद हैं और भारत की तरफ से गए प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं और पाकिस्तान को जवाब देते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के पास इस मामले में टिप्पणी करने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मामला भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान को इस मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं। सस्मित पात्रा ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की पोल खोलते हुए यह भी बता दिया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है, लेकिन वो बड़ी ही बेशर्मी से दुनिया के सामने मानवाधिकार का ढोल पीटता है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर राग अलापने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को भी भारत फटकार लगा चुका है, लेकिन पाकिस्तान बार बार अपनी भद पिटवाता है और बेशर्मों की तरह फिर से अपनी बेइज्जती करवाता है। इधर शेयर बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर बंद हुए और इस गिरावट की वजह से निवेशकों को लगातार चौथे दिन भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स 338 अंक गिरकर 57,900 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 111 अंक टूटकर 17,043 पर बंद हुआ। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन बखमुत की जंग को लंबा खींचकर वैगनर ग्रुप का काम तमाम करना चाहते हैं। बताया गया कि बखमुत में जानबूझकर वैगनर ग्रुप को दी जाने वाली मदद कम कर दी गई ताकि वैगनर ग्रुप के जवानों का हौसला तोड़ा जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप को हथियार न देकर पुतिन उसे कमजोर करना चाहते हैं। दावा है कि पुतिन चाहते हैं कि बखमुत की लड़ाई लंबी खिंचे, ऐसा इसलिए ताकि वहां वैगनर ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन और पुतिन के बीच तनाव अब काफी ज्यादा बढ़ गया है।
दावा है कि येवगेनी प्रिगोजिन इस जंग के जरिए नाम कमाकर रूस की राजनीति में अपना सिक्का जमाने की तैयारी कर रहे हैं। और खबर है कि इसीलिए अब पुतिन हर हाल में येवगेनी प्रिगोजिन को रास्ते से हटाना चाहते हैं, ताकि उनकी वजह से पुतिन को आगे किसी दिक्कत का सामना करना न पड़े। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए वैगनर ग्रुप को रूसी सेना आगे भी हथियार नहीं देगी। यानी अब वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को पुतिन ने बखमुत में बुरी तरह से फंसा दिया है। दावा है कि वैगनर ग्रुप को किसी भी तरह की मदद न करना पुतिन के एक खास प्लान का हिस्सा है, क्योंकि उन्हें पता है कि वैगनर ग्रुप हथियारों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में अब उसके लड़ाकों के पास जंग के मैदान से भागना ही एकमात्र रास्ता बचेगा। लेकिन अगर वैगनर ग्रुप के लड़ाके ऐसा करते हैं तो पुतिन जो चाहते हैं वो हो जाएगा। रूस में येवगेनी प्रिगोजिन को पुतिन गद्दार की तरह पेश करने में कामयाब हो जाएंगे। इधर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के फर्जी मदरसों के मामले में एसआईटी ने बड़ा एक्शन लिया। इस मामले में 7 अधिकारियों और कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि आजमगढ़ के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के इन 7 अफसरों और कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी तरीके से 219 मदरसों को मान्यता दिलाई थी, जिसकी जांच एसआईटी ने की और अब इन सभी आरोपियों पर धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज कर लिया गया। उधर ईरान और सऊदी अरब के 7 साल से टूटे रिश्ते बहाल करवाकर चीन ने वाहवाही तो लूट ली, लेकिन इस डील से शी जिनपिंग के खतरनाक इरादे भी सामने आ गए। ईरान और सऊदी अरब जैसे दुश्मनों के बीच सुलह करवाने के बाद शी जिनपिंग ने अपने यहां भाषण दिया और कहा कि चीन को दुनिया के मामलों में बड़ा रोल निभाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यानी चीन अमेरिका को किनारे कर दुनिया का रहनुमा, उसका संकट मोचक बनना चाहता है। चीन अब तक दूसरे देशों के अंदरूनी मसलों से दूर ही रहा है, लेकिन अब वो ग्लोबल लीडर बनने का सपना देख रहा है। चीन के लिए ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि वो BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जो चीन से होते हुए एशिया के दूसरे हिस्सों, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट की आड़ में चीन छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर अपना गुलाम बनाना चाहता है। पूरी दुनिया चीन की इस चाल से वाकिफ होने लगी है। ऐसे में चीन अब मतलबी देश की अपनी इमेज को बदलने में लगा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस कांड के पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाने से इनकार कर दिया। केंद्र की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की अपील की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजा तय होने के 2 दशक बाद उस पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है। लिहाजा केंद्र सरकार RBI के पास जमा 50 करोड़ रुपए का इस्तेमाल पीड़ितों के मुआवजे के लिए करे। 2 दिसंबर 1984 की आधी रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड के प्लांट से जानलेवा गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें 3700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उधर तालिबान में एक नई जंग की शुरुआत की खबर आई। पता चला कि अपनी छवि बदलने की कोशिश में जुटे तालिबान अब आपस में भिड़ गए हैं। सबसे बड़ा खतरा तो अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंजादा पर है, जो किसी भी बदलाव के पक्ष में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कंधार में तालिबान के बड़े नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। बैठक का एजेंडा यह था कि महिलाओं को ज्यादा अधिकार दिए जाएं, साथ ही कुछ बंदिशें कम करके उदारवादी बना जाए और देश चलाने के लिए एक संविधान लिखवाया जाए। लेकिन खबर यह है कि बैठक में तालिबान के बड़े बड़े नेता आपस में ऐसे भिड़े कि कोई फैसला नहीं हो पाया। कट्टरपंथी नेताओं का एक धड़ा टस से मस होने को तैयार नहीं हुआ। बैठक में यह तक दुहाई दी गई कि दुनिया का नजरिया तालिबान के लिए बदलना जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा देशों से अफगानिस्तान के नए शासन को मान्यता मिल सके। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि कट्टरपंथी नेताओं के धड़े की अगुवाई अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंजादा ने की, और इसीलिए अब सुप्रीम लीडर अखुंजादा तालिबान के कई नेताओं के निशाने पर हैं। उदारवाद की पैरवी करने वाले नेताओं में भी कुछ बड़े नाम शामिल हैं। इनमें कुछ तो ऐसे नाम भी हैं जो सुप्रीम लीडर बनने की रेस में माने जा रहे हैं। इनमें सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम शामिल है। मुल्ला याकूब भी बदलाव के हक में। अब्दुल गनी बरादर, मुत्तकी शेख दिलावर और अब्दुल कबीर ये ऐसे नेता हैं जो तालिबान का मेकओवर करना चाहते हैं, और सबसे अहम ये कि इसके लिए अब अखुंजादा को रास्ते से हटाना चाहते हैं। यही वजह है कि तालिबान का यह नया ऑपरेशन अफगानिस्तान को नई आग में झोंक सकता है। इधर दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने अदानी मामले में संसदीय जांच की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो राजभवन पहुंच पाते उनका सामना पुलिस से हो गया। पुलिस ने आगे बढ़ते प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जबरदस्त बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन वो उसे लांघने की कोशिश करने लगे। हाथों में झंडे और पोस्टर लिए सैकड़ों कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पुलिस से भिड़ गए और फिर उनके बीच धक्का मुक्की होने लगी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर कारोबारी गौतम अडानी के मामले को दबाने की कोशिश में लगी है। प्रोटेस्ट तो इस मैटर में हम बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। इस बीच पुलिस ने हंगामा शांत कराने के लिए कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी इसके बावजूद वहां डटे रहे, जिन्हें पुलिस ने थोड़ी देर बाद वहां से खदेड़कर भगा दिया। उधर अडानी के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियां इस मामले पर जेपीसी बनाने की मांग कर रही हैं।
और इसी मांग को उठाते हुए उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बिना किसी कामकाज के स्थगित कर दिया गया। इस बीच यूक्रेन में जारी जंग के बीच ब्रिटेन ने भी अपना रक्षा बजट बढ़ाने का ऐलान कर दिया। दावा है कि उसने यह फैसला रूस से लगातार मिल रही धमकियों के बाद लिया, क्योंकि रूस कई बार सीधे तौर पर कह चुका है कि यूक्रेन की मदद करने की कीमत सबसे पहले ब्रिटेन को ही चुकानी होगी। रूस के पूर्व रक्षा मंत्री ने तो यह तक दावा किया था कि रूस की परमाणु मिसाइलों का निशाना अमेरिका से पहले ब्रिटेन होगा, जिसके बाद ब्रिटेन पर हमले का खतरा मंडराने लगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से ब्रिटेन ने अचानक अपने रक्षा बजट में $6 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 50,000 करोड़ रुपए का इजाफा करने का ऐलान कर दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दावा किया कि अगले 2 सालों में ब्रिटेन कई घातक हथियार खरीदेगा। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए ऑकस समझौते के तहत ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी भी मुहैया कराएगा, जो चीन और रूस पर इंडो पैसिफिक रीजन में लगाम लगाने में मददगार साबित होंगी। इधर बिहार के छपरा में आरजेडी नेता सुनील राय का अपहरण कर लिया गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने हथियार के दम पर आरजेडी नेता को अगवा किया, जिसके बाद उस इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस आरजेडी नेता सुनील राय की तलाश में जुट गई। साथ ही एसआईटी का गठन कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। उधर पाकिस्तान में 2 जगह जनगणना करने गई टीमों पर आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि टीम के कई सदस्य घायल बताए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग जगह जनगणना करने गई टीम को निशाना बनाया गया। आतंकियों की ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 पुलिस वालों की मौत हो गई। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि स्विट्जरलैंड यूक्रेन को ड्रोन हमलों से बचाने वाला हथियार नहीं देगा, क्योंकि वो किसी भी देश से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक स्विट्जरलैंड अपने 60 रेपियर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को नष्ट करने की तैयारी में जुट गया। बताया गया कि इन्हें उसने 2022 में सेना से हटाया था। दावा है कि कुछ पश्चिमी देशों ने इन्हें यूक्रेन को देने की सिफारिश की थी, ताकि यूक्रेन रूस के ड्रोन हमलों से निपट सके, क्योंकि रेपियर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले टारगेट को ढेर करने की ताकत रखता है। यानी ये जेलेंस्की की सेना के लिए काफी काम का साबित हो सकता है। लेकिन खबर है कि स्विट्जरलैंड ने इसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया। उधर ईरान ने जेल में बंद हजारों हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों को माफ कर दिया। ईरान की एक अदालत ने प्रदर्शनकारियों को माफ किए जाने का ऐलान किया और जेल में बंद हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में शामिल 22,000 से ज्यादा लोगों को माफ करने की घोषणा कर दी। ईरान के मीडिया के मुताबिक वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने पिछले महीने हजारों कैदियों को माफ किया था, जिनमें गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारी भी शामिल थे। इधर दिल्ली के गुलाबी बाग में पुलिस ने लूटपाट के आरोप में 2 बदमाशों को धर दबोचा। कुछ रोज पहले बदमाशों ने एक महिला जज के साथ लूटपाट की थी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग उस महिला के साथ लूटपाट करते नजर आए। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से एक मोटरसाइकिल और कैश भी बरामद किया गया। इस बीच रूस से जारी भीषण जंग के बीच यूक्रेन के जवानों ने स्पेन में लेपर्ड 2 टैंकों से हमले करने का अभ्यास तेज कर दिया, ताकि उन्हें जब ये टैंक मिले तो दुश्मन पर वो ताबड़तोड़ हमले कर पाएं। स्पेन में जेलेंस्की के कई जवानों ने लेपर्ड 2 टैंक के साथ काफी देर तक पसीना बहाया। यूक्रेन के सैनिकों ने टैंक से जंग के अलग अलग हालात बनाकर उनसे निपटने की ट्रेनिंग ली। असल में पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को जल्द कई लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान किया है, जिनमें जर्मनी, पोलैंड और पुर्तगाल के अलावा नेटो के कई देश शामिल हैं। ये टैंक जंग के मैदान में दुश्मन पर काल बनकर टूटने की ताकत रखता है। इसकी गिनती दुनिया के खतरनाक टैंकों में होती है और यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार इसकी मांग करते आए हैं। लेकिन अब जब जल्द ये टैंक यूक्रेन के जवानों को मिल सकता है, तो उन्होंने भी अपनी तैयारी तेज कर दी और स्पेन के सैनिकों से इस टैंक के जरिए दुश्मन को खत्म करने का तरीका सीखा। बताया जा रहा है कि स्पेन भी यूक्रेन को करीब 10 लेपर्ड 2 टैंक देने की योजना बना रहा है। मतलब यूक्रेन को टैंकों की बड़ी मदद स्पेन से भी मिल सकती है, जो यूक्रेन के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगी, क्योंकि दावा है कि रूस के साथ जारी जंग में जेलेंस्की की सेना लगातार हथियारों की कमी से जूझती आई है। लेकिन अब जब उसे अलग अलग देशों से टैंक मिलने की उम्मीद है, तो यूक्रेन के सैनिक पूरी तरह तैयार रहना चाहते हैं, ताकि जैसे ही उन्हें ये टैंक मिले वो रूसी सैनिकों को सबक सिखा सकें। इधर पटना में बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान सदन की कार्रवाई के दौरान भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक सवाल का जवाब देते वक्त उनका माइक जानबूझकर बंद कर दिया गया, जिसे पहले उन्होंने चेक किया और फिर उसे गुस्से में पकड़कर गोल गोल घुमाया। और जब इतना करने के बावजूद वो सही नहीं हुआ, तो उन्होंने उस माइक को खींचकर तोड़ दिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद रेलवे, अर्थव्यवस्था ट्रैक पर है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म,
चाय की या एड्रेसेस की दुकान, पार्क का बेंच या डिनर टेबल, कुछ नहीं पता। यहाँ बहस कहीं भी छिड़ जाती है लेकिन नतीजे तक पहुँचती है सिर्फ देश के उस मंच पर जहाँ सबसे बड़ी हस्तियाँ रखती हैं अपना नजरिया। न्यूज 18 चौपाल, न्यूज 18 इंडिया पर। वहां के बेलग्राद में तो कई बार इतने भीषण धमाके हुए कि पूरा रूस ही दहल गया। यूक्रेन की सीमा से महज 50 किलोमीटर दूर मौजूद रूस के बेलग्राद शहर में तेल डिपो और हथियारों के गोदाम पर वार किया गया था, क्योंकि पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके में हमला बोलकर एक छोटे पावर स्टेशन को उड़ा दिया गया था। कहा जा रहा है कि रूस के कई शहरों पर हुए हमलों के पीछे यूक्रेन का ही हाथ था, जिसके बाद पुतिन को राजधानी मॉस्को पर भी खतरा मंडराता नजर आया, जिसे सुरक्षित करने के लिए उन्होंने वहां एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने शुरू कर दिए। और अब खबर है कि उन्होंने मॉस्को में एक साथ 5 जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। इससे पहले पुतिन कुल 7 एयर डिफेंस सिस्टम मॉस्को के अलग अलग इलाकों में तैनात कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें मॉस्को पर हमले का डर सताने लगा था। फरवरी के महीने में ही रूस के एक ऐसे शहर पर वार हुआ था जो मॉस्को के बेहद करीब था। तब ड्रोन से रूस के कोलोमना शहर पर हमला किया गया था। हालांकि ड्रोन हमले से पहले ही गिरकर नष्ट हो गया था, लेकिन कोलोमना शहर तक ड्रोन के पहुंच जाने ने पुतिन की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि कोलोमना शहर रूस की राजधानी मॉस्को से बस 109 किलोमीटर दूर है। और राजधानी के इतने पास दुश्मन का ड्रोन आने से पुतिन की नींद उड़ गई। वो पहले ही अपने घर को सुरक्षित करने के लिए डिफेंस सिस्टम तैनात कर चुके थे, जबकि उन्होंने मॉस्को के दूसरे हिस्सों में 6 और डिफेंस सिस्टम सुरक्षा के लिए मैदान में उतार दिए थे, ताकि आसमान से होने वाले किसी भी हमले को नाकाम किया जा सके। लेकिन मॉस्को के इतने करीब ड्रोन पहुंचने के बाद वो फिर वहां की तगड़ी किलेबंदी में जुट गए। उन्होंने वहां ऐसी तैयारी शुरू कर दी जैसे मॉस्को पर कोई बड़ा हमला होने वाला हो, क्योंकि इस बार पुतिन ने मॉस्को में एक साथ 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए, जिनमें 2 S-400 मॉस्को के उत्तर और उत्तर पूर्व हिस्से में लगाए गए, जबकि 2 मॉस्को के पूर्व और 1 को दक्षिण पूर्व में तैनात किया गया। मतलब यह कि पुतिन ने मॉस्को के चारों दिशाओं में डिफेंस सिस्टम की दीवार खड़ी कर दी। इसके लिए उन्होंने एक बार फिर जमीन से हवा में मार करने वाले S-400 पर भरोसा जताया, क्योंकि ये ड्रोन लड़ाकू विमान, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने की ताकत रखता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि यूक्रेन की सीमा से मॉस्को की दूरी करीब 500 किलोमीटर है। यानी अगर यूक्रेन की सीमा से किसी भी तरह का हमला किया गया तो S-400 मॉस्को से काफी दूर ही उसे नाकाम कर देगा। और इसीलिए मॉस्को में जनवरी के महीने से अब तक 10 से भी ज्यादा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा चुके हैं। लेकिन यूक्रेन के साथ जंग के बीच पुतिन की मॉस्को बचाने की इस तैयारी का रूस में ही विरोध होना शुरू हो गया, क्योंकि उनकी ऐसी तैयारी देखकर मॉस्को में रहने वाले लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि वहां के लोगों में इस बात का डर बैठ गया कि मॉस्को पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इस बीच रूस में पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोग भी पुतिन पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुतिन ने मॉस्को के दक्षिण पूर्व हिस्से में डिफेंस सिस्टम और सेना की तैनाती के लिए मॉस्को नदी के किनारे मौजूद हजारों पेड़ काट दिए। दावा किया गया कि मॉस्को की सुरक्षा के नाम पर करीब 100 हेक्टेयर में फैला जंगल साफ कर दिया गया। खबर के मुताबिक ये जंगल मॉस्को नदी के तट पर करीब 2 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ था। इधर संसद में नाटू नाटू गाने को ऑस्कर मिलने पर चर्चा के दौरान क्षेत्रवाद पर घमासान हो गया। सरकार ने ऑस्कर मिलने को देश के लिए गौरव की बात बताया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जया बच्चन आमने सामने आ गए। और ऐसा तब हुआ जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑस्कर पुरस्कारों में प्रधानमंत्री को क्रेडिट न लेने की नसीहत। उन्होंने इसे दक्षिण भारत की फिल्म बताया। Mostly they come from South India. It is great pride for us. लेकिन फिल्म को क्षेत्रों में बांटने पर जया बच्चन भड़क गईं। Does not matter whether they're from north, east, south, west. They are Indians. इस चर्चा के दौरान हंसी मजाक का माहौल बना रहा। उधर दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर मिसाइल दाग दी। बताया गया कि इस बार उसने जापान की तरफ 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि उन मिसाइलों के जापानी सरहद में दाखिल होने की पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन इस मिसाइल परीक्षण का सबसे ज्यादा खौफ दक्षिण कोरिया में देखने को मिला, क्योंकि वहां दक्षिण कोरिया की सेना अमेरिका की सेना के साथ एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा ले रही है। उत्तर कोरिया इस ड्रिल को लेकर पहले से ही बौखलाया हुआ है। उसने इसके जवाब में सख्त कार्रवाई की भी धमकी दी थी। ऐसे में किम जोंग उन के मिसाइलें दागते ही दक्षिण कोरिया ने भी अपनी तैयारी तेज करते हुए सेना को अलर्ट रहने को कह दिया और उत्तर कोरिया से लगी सीमा पर निगरानी भी बढ़ा दी गई। दक्षिण कोरिया की सेना ने उत्तर कोरिया पर मिसाइल परीक्षणों के जरिए उकसावे का आरोप लगाया और किम की इन हरकतों को कोरियाई द्वीप की शांति के लिए खतरा बताया। उत्तर कोरिया ने 2 दिन पहले भी एक पनडुब्बी के जरिए 2 क्रूज मिसाइलों के परीक्षण का दावा किया था। हालांकि दक्षिण कोरिया ने साफ कर दिया कि उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च का असर उसके और अमेरिका के बीच जारी मिलिट्री ड्रिल पर नहीं पड़ेगा और यह ड्रिल तय योजना के मुताबिक 23 मार्च तक चलती रहेगी।
इधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की धमकियों के बीच दक्षिण कोरिया में परमाणु बम बनाने की मांग उठ गई। ये बात दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल के मेयर ने एक इंटरव्यू के दौरान कही, क्योंकि एक रोज पहले ही किम ने एक बार फिर मिसाइलों का परीक्षण किया और एक पनडुब्बी के जरिए 2 क्रूज मिसाइलें दाग दी। इसके साथ ही किम ने दक्षिण कोरिया के साथ साथ अमेरिका को भी बड़ी धमकी दी। किम ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वो दक्षिण कोरिया से दूरी बना ले, नहीं तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि किम की इन्हीं धमकियों से घबराकर दक्षिण कोरिया में भी परमाणु बम बनाने की मांग शुरू हो गई, ताकि किम की मिसाइलों का जवाब देने की ताकत जुटाई जा सके। फिलहाल दक्षिण कोरिया ने परमाणु हथियारों से दूरी बनाकर रखी है। खबर है कि पुतिन ने नेटो पर हमला कर दिया है। रूस ने नेटो के एक ठिकाने पर मिसाइल अटैक किया है और उस खतरनाक हमले में नेटो के 40 सैनिक मारे जाने का दावा है। कहा जा रहा है कि यह हमला पश्चिमी यूक्रेन के लवीव शहर के पास एक बंकर पर हुआ और रूस का मानना है कि वो बंकर नेटो का एक बेहद अहम कमांड सेंटर था। ऐसे में अगर यह खबर सही है तो रूस और यूक्रेन की जंग से जुड़ा यह बेहद सनसनीखेज दावा है और पूरी दुनिया के लिए खतरे का सायरन है, क्योंकि अब तक भले ही रूस और नेटो ने एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई है, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे से सीधे भिड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से चलने वाली कैन्स न्यूज एजेंसी की एक वेबसाइट ने दावा किया कि जो युद्ध के 1 साल में नहीं हुआ वो आखिरकार हो गया है और पुतिन ने अपनी सेना को नेटो से हिसाब बराबर करने का ऑर्डर दे दिया। नेटो पर हमले का दावा बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसका मतलब है पुतिन का सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती देना। उसका मतलब है ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे नेटो के 30 देशों को जंग में उतरने का अल्टीमेटम देना। साफ साफ कहें तो थर्ड वर्ल्ड वॉर। ऑस्ट्रेलिया से चलने वाली कैन्स न्यूज वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रूस की सेना ने 80 मीटर गहरे अंडरग्राउंड बंकर को निशाना बनाया, क्योंकि वो कोई आम बंकर नहीं था, बल्कि रूस का मानना है कि वो नेटो का कमांड सेंटर था, जो कि एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टमों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। इसलिए दावा किया गया कि रूस ने उस बंकर पर अपनी मिसाइल छोड़ दी, लेकिन कोई मामूली मिसाइल नहीं, बल्कि रूस ने परमाणु बम दागने वाली अपनी हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से नेटो पर अटैक किया। क्योंकि किंजल रूस की वो मिसाइल है जो पुतिन के 6 ब्रह्मास्त्र में एक मानी जाती है। रूस कहता है कि उसकी किंजल मिसाइल आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेजी से उड़ती है। हवा में आवाज की स्पीड लगभग 1234 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उस हिसाब से रूस की किंजल मिसाइल करीब 12,350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। इसी वजह से किंजल मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। ऊपर से वो भारी भरकम परमाणु बम भी दाग सकती है। यही वजह है कि वो अंडरग्राउंड बंकर जैसे किलेबंद ठिकानों को भी तबाह कर सकती है। इसलिए रूस ने नेटो को टारगेट करने के लिए किंजल मिसाइल। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अंटार्कटिका में ग्लेशियर से टूटकर अलग हुए दुनिया के 2 बड़े आइसबर्ग यानी बर्फ के विशाल टुकड़े बेकाबू हो गए हैं। इनमें बर्फ का एक टुकड़ा साइज में देश की राजधानी दिल्ली से भी बड़ा है। दिल्ली से भी बड़ा बर्फ का टुकड़ा। दूसरा टुकड़ा गोवा से बस थोड़ा सा छोटा है। दिल्ली और गोवा जितने बर्फ के 2 बड़े टुकड़े, बड़े बड़े आइसबर्ग तेजी से समंदर के उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां वो पानी के जहाजों से टकरा सकते हैं। इस खबर ने वैज्ञानिकों के हाथ पैर फुला दिए हैं। 2 बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े आइसबर्ग जहाजों की तरफ बढ़ रहे हैं, पानी के जहाजों की तरफ। लगातार दोनों आइसबर्ग यानी हिमखंडों को ट्रैक कर रहे हैं वैज्ञानिक, ताकि कोई हादसा ना हो। क्योंकि सोचिए कि अगर दिल्ली और गोवा जितने बड़े बर्फ के टुकड़े पानी के जहाजों से टकरा गए तो टाइटैनिक जैसे जाने कितने हादसे हो जाएंगे। 111 साल पहले टाइटैनिक जहाज भी एक आइसबर्ग से ही टकराया था। लगभग 1,500 लोग मारे गए थे। एक आइसबर्ग ने अगर टाइटैनिक डुबा दिया तो यहां तो 2 आइसबर्ग हैं जो अंटार्कटिका में ग्लेशियर से टूटकर पानी में बेतरतीब डोल रहे हैं। गोवा के साइज जितना हिमखंड तो अंटार्कटिका के समंदर से तैरते हुए दक्षिण अमेरिका के पास दक्षिण अटलांटिक महासागर में पहुंच गया है। वहीं दिल्ली जितना बड़ा आइसबर्ग भी जल्द दक्षिण अटलांटिक महासागर में जा धमकेगा। डर यह है कि दोनों आइसबर्ग हवा और समंदर की लहरों से टकराते हुए इधर उधर तैर रहे हैं। ऐसे में वो समंदर से गुजरते जहाजों से टकरा सकते हैं और उनका हाल भी टाइटैनिक जहाज जैसा कर सकते हैं। इंसानों की जान को तो खतरा है ही, वो समुद्री जीवों के लिए मौत बन सकते हैं। इधर पटना में बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान सदन की कार्यवाही के दौरान भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक सवाल का जवाब देते वक्त उनका माइक जानबूझकर बंद कर दिया गया, जिसे पहले उन्होंने चेक किया और फिर उसे गुस्से में पकड़कर गोल गोल घुमाया। और जब इतना करने के बावजूद वो सही नहीं हुआ तो उन्होंने उस माइक को खींचकर तोड़ दिया।
जिसके बाद बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान को सदन से 2 दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया। हालांकि बीजेपी इसके विरोध में उतर आई और विधायक लखेंद्र पासवान के समर्थन में कई नेताओं ने सदन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि उन्होंने जब दलित समुदाय से जुड़े सवाल सरकार से पूछने चाहे तो उनका माइक जानबूझकर बंद कर दिया गया। इस पर जब उन्होंने नाराजगी जताई तो स्पीकर ने उन्हें 2 दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया, क्योंकि 23 साल पुराने एक मामले में रणदीप सुरजेवाला कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उन पर साल 2000 में वाराणसी के कमिश्नर ऑफिस के अंदर प्रदर्शन करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। अब इस मामले की सुनवाई 18 मार्च को होगी। उधर रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करवाकर चीन हीरो बनने की कोशिश में लगा है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से खबर दी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द रूस का दौरा कर सकते हैं। खुद को ग्लोबल लीडर साबित करने के लिए शी जिनपिंग इतने उतावले हुए जा रहे हैं कि वो अगले हफ्ते ही मॉस्को पहुंच सकते हैं और वहां पुतिन से मिलकर शी जिनपिंग उन्हें यूक्रेन से जंग रोकने के लिए मना सकते हैं। वहीं अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है कि शी जिनपिंग व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी फोन कर सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जंग शुरू होने से पहले से ही चीन अपने दोस्त रूस के सुर में सुर मिलाने में लगा है। रूस की तरह वो भी इस लड़ाई के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है, मगर खुलकर रूस की ढाल बना वही चीन अब यूक्रेन से उसकी लड़ाई रुकवाकर शांति दूत बनने की फिराक में है। और चीन का टारगेट सिर्फ एक है और वो है अमेरिका। पिछले हफ्ते ही ईरान और सऊदी अरब जैसे दुश्मनों के बीच सुलह करवाकर चीन अमेरिका को चिढ़ा चुका है और अब यूक्रेन का युद्ध खत्म करवाकर चीन अमेरिका को ठेंगा दिखाना चाहता है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका बुरी तरह उलझा पड़ा है। वो यूक्रेन को बड़े बड़े हथियार देकर उसकी मदद कर रहा है। साथ ही अमेरिका पुतिन को आंखें दिखा रहा है। इसी वजह से रूस अमेरिका को इस जंग का विलेन बता रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ रूस और चीन कह रहे हैं। चीन की कोशिश अब अमेरिका को पूरी दुनिया का खलनायक बनाने की है। ये दिखाने की है कि जिस युद्ध में अमेरिका आग लगाने में लगा था उस पर चीन ने पानी डाल दिया। इधर पंजाब पुलिस ने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की टीम भोजपुरी दबंग के मालिक आनंद बिहारी यादव को गिरफ्तार कर लिया। उन पर कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोप है। जबकि मोहाली के एक गायक ने आनंद बिहारी यादव पर करीब 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता के मुताबिक उन्हें एक एयरलाइन कंपनी में डायरेक्टर बनाने के नाम पर उनसे ठगी की गई। कंपनी में मैंने भी 1 करोड़ 55 लाख अपने लगाए हैं और ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये गलत है। बताया गया कि इस मामले में पंजाब पुलिस ने आनंद बिहारी यादव को 3 बार नोटिस भेजा, लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद उन्हें राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच भारत की खुफिया एजेंसी को पाकिस्तान में रची जा रही एक बड़ी साजिश की खबर मिली। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के निशाने पर भारत में होने वाले G20 के कार्यक्रम है। भारत में हो रहे इन कार्यक्रमों को टारगेट बनाने के लिए ISI किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसीलिए कंगाल पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर कोशिशें शुरू कर दी। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की कोशिश है कि वो किसी भी तरह G20 को कामयाब होने से रोक पाए। इसके लिए उसने नए सिरे से आतंकियों के नेटवर्क को एक्टिवेट करना भी शुरू कर दिया है। G20 के कई कार्यक्रम भारत सरकार जम्मू कश्मीर में करवाने वाली है। हालांकि अब तक इन कार्यक्रमों की तारीख तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये कार्यक्रम मई में हो सकते हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि इन कार्यक्रमों को कामयाब होने से किसी भी तरह से रोका जाए। भारत की खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने के लिए पाकिस्तान ने नए सिरे से काम शुरू कर दिया है और ISI के बड़े अधिकारी खुद आतंकी संगठनों के साथ मिलकर एक बड़े प्लान को कामयाब बनाने की कोशिश में लग गए हैं। पिछले कुछ सालों में कश्मीर में घुसपैठ करने की आतंकी संगठनों की कोशिश को भारत ने हर बार नाकाम किया है। इसीलिए पाकिस्तान के लिए कश्मीर का माहौल बिगाड़ना आसान नहीं है। यही बात पाकिस्तान भी अच्छी तरह जानता है। इसीलिए ISI ने कई आतंकी संगठनों को एकजुट करने के प्लान पर काम शुरू किया है। खबर है कि ISI के ब्रिगेडियर स्तर के एक अधिकारी ने इस्लामाबाद में एक अहम बैठक की। इस बैठक में कई आतंकी संगठनों के मुखिया शामिल हुए, जिन्हें ISI की तरफ से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले तेज करने का आदेश दिया गया। खबर है कि इन संगठनों में लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स शामिल हैं। इन संगठनों से कहा गया कि वो जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा हमलों को अंजाम दें। इसके अलावा कश्मीर में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं पर भी आतंकियों की नजर है, जिन्हें निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तान की इस बौखलाहट की वजह भी बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता कि कश्मीर की हकीकत दुनिया को पता चले। दशकों से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर के नाम पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है और दुनिया को यह कहता आया है कि कश्मीर पर भारत जुल्म कर रहा है। लेकिन कश्मीर में G20 की बैठकों के बाद पाकिस्तान ये झूठ भी बोलने के लायक नहीं बचेगा। G20 में दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। वो सारी बड़ी शक्तियां G20 में हैं जो पूरी दुनिया को चलाती हैं।
जिनके सामने कश्मीर में बैठकों का दौर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए काफी है। खासतौर पर कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद वहां अमन और चैन है। आतंकियों की जड़ें काटी जा चुकी हैं। विकास के कई नए प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। दुनिया के सामने जब खुशहाल कश्मीर में G20 की बैठकें होंगी तो किसी दूसरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं बचेगी, बल्कि दुनिया समझ जाएगी कश्मीर पर पाकिस्तान केवल झूठी कहानियां सुनाता है। ऊपर से पाकिस्तान के सामने इस वक्त हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी, क्योंकि पाकिस्तान की जनता इस वक्त भूख और बेरोजगारी से बेहाल है और इसीलिए वहां के लोग बेचैन हैं। खासतौर पर वहां का मीडिया भारत से पाकिस्तान की तुलना कर रहा है। एक तरफ हिंदुस्तान G20 की मेजबानी कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान दुनिया से भीख मांग रहा है। जबकि इस वक्त दुनिया में भारत का बढ़ता रुतबा पाकिस्तान के जख्मों पर छिड़के जाने वाले नमक जैसा है। इसीलिए लकीर पीटता पाकिस्तान एक बार फिर अपने आतंकी दोस्तों की शरण में पहुंचा है। उसकी कोशिश है कि किसी भी सूरत में G20 के कार्यक्रमों में खलल डाला जा सके। सूत्रों के मुताबिक भारत में घुसपैठ कराने के लिए नए आतंकियों की भर्ती की जा रही है ताकि जांच एजेंसियों को चकमा देना आसान हो सके। इसके लिए कंगाल पाकिस्तान ने आतंकियों को अलग से मोटा फंड तक देने का वादा किया है। उधर महाराष्ट्र के कई जिलों में पुरानी पेंशन के मुद्दे पर सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों ने हड़ताल की, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें अस्पताल के कर्मचारी नारेबाजी करते नजर आए। अस्पताल के कर्मचारियों का कहना है कि जब तक पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी वो तब तक हड़ताल जारी रखेंगे। इस बीच 2024 में बीजेपी को कड़ी चुनौती देने का दावा करने वाली विपक्षी पार्टियां बिखरी नजर आईं, क्योंकि संसद में हर पार्टी ने अलग अलग प्रदर्शन किया। विपक्षी पार्टियों की एकता के दावों पर पहले भी सवाल उठ चुका है और संसद में उनके अलग अलग प्रदर्शनों ने उन सवालों की आग में घी डाल दिया, क्योंकि अदानी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और केसीआर की पार्टी BRS ने एक साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने मार्च निकाला और गांधी प्रतिमा के सामने खड़े होकर नारे लगाए, जबकि इसी मुद्दे पर TMC ने अलग प्रदर्शन किया। उसके नेताओं के रुख से भी साफ हो गया कि ममता का 2024 में अकेले लड़ने का फैसला फाइनल है। दूसरे पार्टी के बारे में मैं बोल नहीं सकता। मैं अपने पार्टी के बारे में बोल रहा है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन सबसे अलग कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए प्रदर्शन किया, यानी संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह हर विपक्षी पार्टी की अपनी ढपली अपना राग है, जिससे 2024 से पहले विपक्षी एकता खत्म होती नजर आई, क्योंकि TMC ने एक बार फिर खरगे की ओर से बुलाई गई विपक्षी पार्टियों की बैठक से दूरी बनाई। यही नहीं, उसने अदानी के मुद्दे पर भी अलग प्रदर्शन किया, जबकि BRS और आम आदमी पार्टी इसी मुद्दे पर विरोध कर रहे थे, जिससे लगा कि विपक्ष में मुद्दा हड़पने की भी होड़ मची हुई है और इस चक्कर में बीजेपी का दनादन फायदा हो रहा है। उधर पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह के खिलाफ हिंदू समुदाय ने मोर्चा खोलने का फैसला कर लिया। सिंध प्रांत में हिंदू समुदाय ने एक रैली निकालने का ऐलान किया, जिसमें वो पाकिस्तान में अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन समेत निकाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहां हिंदू संगठनों ने 30 मार्च को सिंध प्रांत की असेंबली के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। इस बीच खबर है कि जंग में पुतिन अपनी महिला ब्रिगेड को उतारने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो यह पहली बार होगा जब रूस की सेना की तरफ से महिला सैनिक जंग में उतरेंगी और रूस के घातक टैंकों को चलाने का जिम्मा उठाएंगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन एक बार फिर महिला ब्रिगेड को एक्टिव करने का प्लान बना रहे हैं, जिन्हें खासतौर पर रूस के ताकतवर टैंकों को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका जल्द ही यूक्रेन में अपने सबसे खतरनाक टैंकों को भेजने का वादा कर चुके हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इनका मुकाबला करने के लिए रूस को भी टैंकों की भारी भरकम पलटन तैयार करनी होगी, जिन्हें चलाने के लिए उसे सैकड़ों सैनिकों की जरूरत होगी। पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि रूस पहले से ही सैनिकों की किल्लत से जूझ रहा है और सैनिकों की यही कमी जेलेंस्की के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसलिए रूस अपनी महिला ब्रिगेड को मोर्चे पर तैनात करने की तैयारी में है ताकि यूक्रेन में हमले बढ़ाए जा सकें। इधर जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ NIA का बड़ा एक्शन देखने को मिला। NIA की टीमों ने जम्मू कश्मीर के कई जिलों में छापेमारी की और इस दौरान पुलवामा और अनंतनाग से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि NIA ने उन पर काफी समय से नजर रखी हुई थी, क्योंकि दावा है कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कश्मीर में रहने वाले अल्पसंख्यकों के खिलाफ अफवाह फैलाने का भी काम कर रहे थे। उधर तुर्की ने F-16 लड़ाकू विमानों के लिए अमेरिका को चेतावनी दे डाली और 2 टूक बोल दिया कि अगर अमेरिका ने उसे ये विमान नहीं दिए तो उसके सामने दूसरे विकल्प खुले हैं, क्योंकि अमेरिका के कुछ सांसदों ने तुर्की और अमेरिका के बीच हुई इस डील को टालने की सलाह दी, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुर्की पहले स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल करने के लिए हरी झंडी दे। और तुर्की का पारा इसी बात पर चढ़ गया, क्योंकि वो F-16 विमानों की डिलीवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन अमेरिका की ओर से देर हो रही है, जिसकी वजह से तुर्की के सब्र का बांध टूट गया और उसके रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम परेशान नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरे विकल्प भी हैं। यानी तुर्की ने कह दिया कि अमेरिका नहीं तो कोई और सही। हालांकि उसने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उसका इशारा रूस की ओर था, जिसके संग 2019 में उसने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील की थी।
और इसी डील के बाद तुर्की और अमेरिका के बीच हुए रक्षा सौदों पर काले बादल मंडराने लगे, क्योंकि रूस के संग हुई डील की वजह से तुर्की को अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान नहीं मिले, और वो भी तब जब तुर्की अमेरिका को 100 से ज्यादा F-35 विमानों की पेमेंट कर चुका था। लेकिन रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील होते ही वो डील रद्द हो गई। तुर्की को अब तक अपने पैसे वापस मिलने का इंतजार है। हालांकि तुर्की इस बारे में बार बार बात नहीं करता, लेकिन अमेरिका से F-16 विमान मिलने में देर होने पर उसके सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि अमेरिका से मिलने वाले 40 F-16 विमानों के जरिए वो अपनी वायुसेना का कायाकल्प करना चाहता है। लेकिन अमेरिका कभी स्वीडन और फिनलैंड की वजह से तो कभी रूस और तुर्की की नजदीकी की वजह से विमानों की डिलीवरी टाल देता है। इस बीच ब्राजील के मनाउस में जमीन खिसकने से कई लोगों की मौत हो गई। हालात बिगड़ने पर वहां इमरजेंसी लागू कर दी गई, क्योंकि वहां दोबारा जमीन खिसकने का खतरा बना हुआ है। सरकार ने मनाउस को हाई रिस्क वाला इलाका बताया, इसीलिए वहां इमरजेंसी लागू कर दी गई। वहां एक दिन पहले जमीन खिसकने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई और मलबे की चपेट में आने से कई घर भी तबाह हो गए। उधर चीन की धमकी को हवा में उड़ाते हुए फिलीपींस ने अमेरिका के साथ एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। इससे पहले चीन ने फिलीपींस को अमेरिका से दूरी बनाने की नसीहत दी थी और आरोप लगाया था कि अमेरिका फिलीपींस का सहारा लेकर दक्षिण चीन सागर की शांति खत्म करना चाहता है। चीन ने फिलीपींस को अमेरिका से दूरी बनाने की धमकी दी थी, लेकिन फिलीपींस ने चीन की चेतावनी को हवा में उड़ा दिया और उसने अमेरिका के साथ एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। ये ड्रिल फिलीपींस में ही अमेरिका के एक बेस पर की जा रही है, जिसमें 1000 फिलीपींस के जवान हिस्सा ले रहे हैं, जबकि अमेरिका के 2000 से ज्यादा सैनिक भी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही लड़ाकू विमान और जंगी जहाजों से भी जंग का अभ्यास किया जाएगा। माना जा रहा है कि फिलीपींस इस ड्रिल के जरिए चीन को यह बताना चाहता है कि अब दक्षिण चीन सागर में उसकी दादागिरी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। इस बीच अफ्रीकी देश मलावी में फ्रेडी नाम के चक्रवाती तूफान ने जमकर कहर बरपाया, जिसकी चपेट में आने से वहां 40 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग बेघर हो गए, क्योंकि मलावी में ताकतवर चक्रवाती तूफान फ्रेडी की चपेट में आने से उनके घर ढह गए। वहां के शहर ब्लेंटायर में तो पानी के साथ मलबा भी बहकर सड़क पर आ गया, जिसने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। मलावी इस वक्त अपने इतिहास के सबसे घातक हैजे के प्रकोप से गुजर रहा है। ऐसे में फ्रेडी तूफान के आने से यूएन एजेंसियों ने वहां हालात और बिगड़ने की चेतावनी दी। उधर हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि ताइवान के एक सैनिक के भागकर चीन पहुंचने से ताइवान की सेना में खलबली मच गई, क्योंकि अगर उस सैनिक ने सेना से जुड़े राज खोल दिए तो ताइवान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इसीलिए ताइवान की सेना और ज्यादा सतर्क हो गई, ताकि चीन उसे किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचा पाए। बताया गया कि पिछले हफ्ते ताइवान का यह सैनिक लापता हुआ था, जिसे तलाशने की पूरी कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसी बीच जब खबर आई कि वो चीन में है, तो ताइवान की सेना के भी होश उड़ गए, क्योंकि पहले ही चीन ताइवान को अलग अलग तरीके से आंख दिखाता आया है। वो कई बार ताइवान को डराने के लिए उसकी सीमा के नजदीक अपने लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों को भेजता रहता है। ऐसे में अगर उसके हाथ ताइवान की सेना से जुड़ी जानकारियां लग गईं, तो वो उसे तगड़ी चोट पहुंचा सकता है। इस बीच खबर है कि चीन के कई शहरों में फिर लॉकडाउन लग सकता है। ब्लूमबर्ग में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसीलिए प्रशासन अलर्ट हो गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक चीन के शियान शहर में फ्लू के मामले काफी ज्यादा बढ़े हैं। दावा है कि इसीलिए वहां स्थानीय प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी। हालांकि बताया जा रहा है कि इस फैसले से लोग सख्त नाराज हो गए और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक शियान में संक्रमण की दर पिछले हफ्ते 25.1% थी, जो इस हफ्ते बढ़कर 41.6% हो गई। खबर है कि इसी तरह से चीन के अलग अलग शहरों में भी सामान्य फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जा रही है। इधर महाराष्ट्र के अहमदनगर के बोरवेल में गिरे 5 साल के बच्चे की जान नहीं बच सकी। एक रोज पहले वो बच्चा खेलते समय बोरवेल में गिर गया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई टीमें वहां पहुंच गईं। घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उस बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। इस बीच भारतीय फौज के पास एक ऐसा हथियार जल्द आ सकता है जो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ गेम चेंजर साबित होगा। माना जा रहा है कि इस हथियार के आने के बाद भारतीय फौज को सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी पड़ोसी देश को सबक सिखाने के लिए जवानों की जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाम 400 नाम का यह हथियार एक आत्मघाती ड्रोन है, जो बहुत कुछ इजराइल के हीरो 400 जैसा है। इस ड्रोन के जरिए 120 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। सबसे अहम बात यह कि इसमें थर्मोबैरिक वॉरहेड लगा होता है। इसका मतलब यह कि ये जहां भी गिरता है वहां विस्फोट के बाद तेज आग और गर्मी पैदा करता है, इतनी गर्मी कि लोहा भी पिघल जाए। दावा यह है कि अभी भारतीय फौज इस हथियार का परीक्षण कर रही है। उधर रूस ने डोनेस्क में यूक्रेन को यूके से मिले एक डिफेंस सिस्टम को उड़ाने का दावा किया। स्टॉर्मर HVM यानी हाई वेलोसिटी मिसाइल नाम के इस एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले का एक वीडियो भी रूस ने जारी किया।
जिसमें आसमान से रूस का आत्मघाती ड्रोन सीधे उस स्टॉर्मर HVM मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर गिरता दिखा, जिसमें वो पूरी तरह तबाह हो गया। बताया गया कि ऐसे 6 स्टॉर्मर HVM ब्रिटेन की ओर से ज़ेलेंस्की की सेना को दिए गए थे, जिनका इस्तेमाल कम ऊंचाई पर उड़ने वाले रूसी विमानों और हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाने में किया जा रहा है। इसी वजह से ये घातक एयर डिफेंस सिस्टम पुतिन की फौज के निशाने पर था और जैसे ही डोनेट्स्क के एक इलाके में ये दिखा, रूस ने ड्रोन से उसे खत्म करने में देर नहीं लगाई। इस बीच दावा है कि म्यांमार में सेना ने एक बौद्ध मठ में 28 लोगों की हत्या कर दी। ये दावा वहां सेना से लड़ रहे एक विद्रोही संगठन ने किया, जिसके मुताबिक सेना ने 28 लोगों की बौद्ध मठ में हत्या कर दी। वहां सेना से लड़ रहे उस विद्रोही संगठन का दावा है कि सेना ने एक गांव पर हमला किया, जिससे बचने के लिए लोग मठ में जा छिपे, जहां सैनिकों ने उन्हें मार दिया। म्यांमार के मीडिया के मुताबिक इस हमले में 8 भिक्षु भी मारे गए। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने आई पुलिस से उनके समर्थक भिड़ गए, जिसके बाद लाहौर में बवाल शुरू हो गया। इमरान खान के खिलाफ एक महिला जज को धमकाने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया, जिससे उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन इस बार हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि वहां गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। ये पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब इस्लामाबाद पुलिस लाहौर में इमरान खान को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची, लेकिन उनकी पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने पुलिस का रास्ता रोक लिया। यही नहीं, लाठियों से लैस इमरान के समर्थक पुलिस वालों से ही भिड़ गए, यहाँ तक कि पुलिस को रोकने के लिए उन्होंने पथराव भी कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें लाहौर की सड़कों पर बड़ी संख्या में PTI के कार्यकर्ता हंगामा करते दिखे और देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा शहर ही ठप पड़ गया हो। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि अगर इमरान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो लाहौर में हिंसा भड़क सकती है, क्योंकि PTI के कार्यकर्ता पूरे शहर में हंगामा और बवाल कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तो लोग हथियार के साथ भी दिखे। इसी वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि लाहौर में कभी भी हिंसा भड़क सकती है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने भी लाहौर को छावनी में बदलना शुरू कर दिया, ताकि वक्त रहते हालात को संभाला जा सके। असल में एक रोज पहले यानी 13 मार्च को इस्लामाबाद की पुलिस हेलीकॉप्टर से इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही बड़ी चालाकी से इमरान खान अपने घर से निकलकर सीधे एक रैली में पहुंच गए, जिसके बाद समर्थकों के बीच जाकर इमरान खान को गिरफ्तार करने में पुलिस के हाथ पांव फूल गए। हालांकि अगले दिन एक बार फिर इस्लामाबाद पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू की, लेकिन इस बार इमरान खान पहले से ही तैयार थे। उन्होंने एक बार फिर वही पैंतरा आजमाया जैसा उन्होंने 5 मार्च को किया था। इस बार भी इमरान खान के इशारे पर उनके समर्थकों ने उनका घर घेर लिया और पुलिस के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। PTI के कई कार्यकर्ता हाथों में लाठियां लेकर अपने नेता की सुरक्षा में खड़े हो गए। हालात ये हैं कि पुलिस और इमरान खान के समर्थक आमने सामने खड़े हैं और माना जा रहा है कि वहां बड़ी हिंसा भड़क सकती है। इस दौरान PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज ने इमरान खान पर निशाना साधा और उन्होंने साफ कहा कि अगर लाहौर में कोई हिंसा हुई या फिर पुलिस का कोई जवान घायल हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इमरान खान की होगी। असल में पिछले साल इमरान खान की पार्टी PTI के नेता शहबाज गिल को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और पुलिस की मांग के बाद इस्लामाबाद सेशंस कोर्ट ने उनकी रिमांड बढ़ा दी थी। शहबाज गिल की रिमांड बढ़ाने का फैसला जज ज़ेबा चौधरी ने ही सुनाया था, जिस पर इमरान खान उन पर भड़क गए थे। आरोप है कि इमरान खान ने एक रैली में जज ज़ेबा चौधरी को देख लेने की धमकी दे दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि ज़ेबा चौधरी ने जानबूझकर शहबाज गिल को जमानत नहीं दी थी। इसी मामले में इमरान खान पर केस दर्ज हुआ था, लेकिन वो सुनवाई के दौरान एक बार भी कोर्ट नहीं पहुंचे, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया और जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो उनके समर्थकों ने बवाल शुरू कर दिया। उधर दिल्ली के विवेक विहार इलाके में घायल दोस्त को सड़क किनारे फेंकने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ऑटो के पलटने की वजह से वो लड़का घायल हो गया था, लेकिन आरोप है कि उसके दोस्तों ने अस्पताल ले जाने के बजाय उसे एक अंडरपास में फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा और उन लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। यहां तो कुंडली मारे लोग बैठे हैं, यहां तो कुंडली मारे लोग बैठे हैं, जाने किस डर के मारे लोग बैठे हैं। सौ बात की एक बात कही कमलकांत ने, कोई तो पहल करे कि सन्नाटा टूटे। शायद यही सोच सारे लोग बैठे हैं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।